हेलो फोक्स, आज का जो वीडियो है वो हम बेसिक्स अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। मैंने फर्स्ट जो वीडियो रिलीज़ किया था उसके अंदर अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि हम किस कॉन्सेप्ट पर इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैंने कल जो क्लास ली वो एक बेसिक स्टार्टिंग से करी कि नर्सरी लेवल की बुक ली और वहाँ से स्टार्ट किया कि आप इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि इंग्लिश कल्चर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि इंग्लिश कल्चर कैसा है, किस तरह की बुक्स हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स हमने 12th तक तो हम सब ने पढ़ा हुआ है। इंग्लिश ABCD ये बेसिक्स हम सब ने पढ़ा हुआ है। हाँ, जब हम अगर हम वही मैंने एक डिफरेंस बताया था कि रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स के अंदर हम हर चीज़ को थॉरो स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमने बात ही रीड करने से स्टार्ट करी है, तो एक्चुअली में ये वर्क कर रहा है, इसलिए मैं इस तरह से स्टार्ट कर रही हूँ कि हम जब रीडिंग से स्टार्ट करेंगे, हम जब पढ़ने जाते हैं, जब सीखने जाते हैं, तो हम रीडिंग में, ग्रामर में, इन चीज़ों में फंस के रह जाते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग यहीं से करी है कि हम थोड़ा सा पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना बेसिक लेवल से, इसलिए। और इसके अलावा मैं आपसे जो बेसिक्स की, जो अल्फ़ाबेट्स की, जो इंग्लिश की स्टार्टिंग लैंग्वेज की, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कहाँ से आती है हमारे पास? दैट केम फ्रॉम ब्रिटिश, UK, यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश जिस तरह से भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, यानी कि आप तमिलियन हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम जब आपसी व्यवहार कर रहे, हिंदी भाषा हमको हमारे हिंदुस्तानी होने से हमको जोड़ती है, ठीक है, कि हम हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, इसलिए एक राष्ट्रभाषा का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, पूरे वर्ल्ड की जो लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, जैसे इंडिया की भाषा हिंदी है, वैसे पूरे राष्ट्र की, पूरे वर्ल्ड की इंटरनेशनल लैंग्वेज और भी है, फ्रेंच है, जर्मन है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो UN ने भी जिसको ऑथराइज़ किया हुआ है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जिस तरह से हिंदी लैंग्वेज बहुत तरीके से, कहीं बुंदेलखंडी हिंदी है, कहीं राजस्थानी हिंदी है, कहीं UP की वो अपने कृष्ण जी वाली यादवों टाइप की अलग अलग तरह की हिंदी है, दिल्ली की हिंदी अलग है। इसी तरह कोई भी भाषा हो, पंजाबी भाषा है, मैं पंजाबी हूँ इसलिए मेरे को पंजाबी के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होगा। थोड़े थोड़े हम देखेंगे, थोड़े थोड़े रीजन जब आगे आगे बढ़ते हैं, कोई और प्लेस आता है, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, तो भाषा के शब्दावली में फ़र्क आने लग जाता है। तरह तरह के लोग, तरह तरह की लैंग्वेजेस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क आने लगता है। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा पुराने ज़माने में मैंने पढ़ा है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जैसे कि होते हैं, कि ब्रिटिश रूल के अंदर पूरे वर्ल्ड में कभी भी सूर्यास्त होता नहीं था। कि UK नाम का, ब्रिटिश रूल जो UK नाम का, यूनाइटेड किंगडम नाम का जो कंट्री है, उसने कॉलोनी अपना साम्राज्यवाद के तहत पूरे वर्ल्ड के अंदर हुकूमत करी है अपनी, ठीक है। तो उनके साम्राज्य के चलते कभी वो जापान में भी रहे हैं, वो रशिया में भी रहे हैं, वो इंडिया में भी रहे हैं, वो अमेरिका में भी रहे हैं, साउथ अमेरिका में भी रहे हैं, अफ्रीका में भी रहे हैं, ठीक है। तो सूरज तो चारों तरफ से होके निकलता है ना, तो इस तरह से क्वीन के साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। तो जब वो यहाँ से गए, जब उन्होंने हम सबको आज़ाद किया, सबसे पहले आज़ादी के लिए किसने लड़ाई शुरू करी पूरे वर्ल्ड के अंदर? महात्मा गांधी ने। गांधीवादी ने इतना अच्छा हमको इंस्पिरेशन दिया कि गांधीगिरी क्या है, कि सेल्फ रिलायंट होना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना, ये सिखाया। और वहाँ से, और अहिंसा परमो धर्म, इस तरह से उन्होंने हमको इनकरेज किया कि हमको अपना नमक खुद बनाना है, अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाने हैं, अपने फैब्रिक्स खुद बनाने हैं। तो इसी तरह से सबसे पहले ब्रिटिश राज से जो स्वतंत्र हुआ था, वो सबसे पहला कंट्री इंडिया था। उसके बाद अमेरिका के बाद जब और भी कंट्रीज़ तक बात पहुंची कि ऐसा हो सकता है, तो और भी कंट्रीज़ ने इस चीज़ को फॉलो किया, और करते करते सारे कंट्रीज़ आज़ाद होते गए। लेकिन
जब हम उन्होंने हमारे इंडिया में 100 साल हुकूमत करी थी और पूरे वर्ल्ड में करी थी, तो इंग्लिश तो हमने सीखी उनसे, उनकी भाषा तो हमने सीख ही ली, हमारे अंदर आ गई। तो अच्छी बात है, जिस तरह से हमारे इंडिया की इंडिया की हर लैंग्वेज की मदर जो लिपि है वो संस्कृत है, इसी तरह से जो यूरोपियन लैंग्वेजेस की जो मदर है वो है वो है फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंच से बनी इंग्लिश के आगे पूरे ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश अलग है, उनका एक्सेंट यानी कि उनका बोलने का तरीका अलग है। अमेरिका में स्लैंग्स यूज़ होते हैं, ऑस्ट्रेलियन में बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज है। यूके की इंग्लिश मोस्ट पॉलिश्ड मानी जाती है, मोस्ट सुसंस्कृत मानी जाती है। यूके के लोगों को अपने ऊपर बहुत गर्व है कि उनकी इंग्लिश जो होती है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होती है। तो चलो, अब हम इतना थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि वर्ल्ड वाइड इंग्लिश लैंग्वेजेस के बारे में, आगे और बात करेंगे इसके बारे में। तो चलो अब हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। हमको जब अल्फ़ाबेट्स, ये तो हमने बेसिक्स हमेशा बचपन से किया हुआ है, ABCD अप टिल Z, ABCD EFG HIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। तो ये तो हमने बेसिक्स शुरू से किया हुआ है, हमको इतना तो इंग्लिश के बारे में पता ही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो नई बात मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो है कि हम सबसे पहले हम इंडियंस के अंदर जो कमी है वो ये है कि जब हम बोलते हैं, हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं पानी पीने जाती हूँ, इसके अंदर मैंने कोई एक्सप्रेशंस, कोई उतार चढ़ाव मेरी लैंग्वेज में नहीं है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ एक्सप्रेशंस। दे भी मतलब उनके जब वो शब्दों का यूज़ करते हैं तो उनके मुंह पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर उसका एक्सप्रेशन क्लियर दिखाई देता है कि ये क्या मांग रहा है। जिसको नहीं भी पता होगा कि इंग्लिश में ये क्या बोल रहा है, वो भी समझ जाएगा कि ये बंदा क्या कह रहा है। उनकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस को यूज़ किया जाता है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये जो अल्फ़ाबेट्स है इनको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। हम जो इंडियंस हैं, हम अपना मुंह बहुत कम खोलते हैं इसके लिए। ABCDEF G, आप देखोगे एक ही कोई रिदम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जबकि मैंने जो नर्सरी राइम आपको सुनाई उसमें कितने प्यार से गाने के फॉर्म में ABCD को प्रदर्शित किया गया। इसी तरह से जब हमको कोई भी अल्फ़ाबेट को बोलना है तो हमको अपना मुंह थोड़ा सा, लिप्स जो अपने हैं वो थोड़े से ज़्यादा खोलने हैं। D में आप देखेंगे कि जो हम हिंदी का D बोलते हैं वो D बोलते हैं, ड स्ट्रॉन्ग है ड। इनकी लैंग्वेज के जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत सॉफ्ट स्किल्स के प्रयोग करती है, तो वो लोग डी को ड नहीं बोलते, वो ड बोलते हैं। एक सॉफ्ट आवाज़ आती है, ड, डी। EF, हमने हिंदी में बोलते हैं F, तो इंग्लिश में बोलते हैं F, एक सॉफ्ट सा F, बहुत सॉफ्ट सा। J में थोड़ी सी रिदम ऐड कर दी मैंने। L में ल को बहुत सॉफ्टली अपनी जीभ को ऊपर लगाया, हल्का सा ल बोला, जोर से नहीं, ल। हिंदी में ल बोलते हैं, इंग्लिश में बोला L। MN O में थोड़ा सा एक्सप्रेशन ऐड कर दिया। हम हिंदी में बोलते हैं, इंडियंस बोलते हैं हम लोग O, स्ट्रेट O बोला, लेकिन उनके एक्सेंट में बोला O। P Q R में र, हम र स्ट्रांगली बोलते हैं, र। उन्होंने बोला R, सॉफ्टली र बोला। S T U V X Y Z। अब हम वॉवल्स की बात करेंगे। वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स इंग्लिश की मात्राएं होती हैं। जब हम कोई शब्द को फॉर्म कर रहे हैं, हम कोई शब्द बना रहे हैं, तो उसके अंदर जिन मात्राओं का जनरली इस्तेमाल होता है वो है A-E-I-O-U। ठीक है, वाउल्स, दीज आर कॉल्ड वाउल्स। ठीक है, इससे हम शब्द बनाते हैं। वॉवल्स हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वॉवल्स होते हैं। इनका इस्तेमाल कैसे होता है? वॉवल्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं?
जैसे कि कैट, रैट। इसके अंदर ए की आवाज़ कैसे दी गई है, ए करके, ठीक है। अब जब हमें इसी ए की साउंड को ए साउंड करना है तो हम बोलेंगे केप, शेप। तो यही ए हमारा ए की साउंड दे रहा है, छोटे ए की साउंड देने लग गया, ए। यहाँ पर ये इसने आवाज़ दी ए, ठीक है। सो ऐसे ही ई, पेट, नेट। कौन सी साउंड दे रहा है ये, छोटे ए की साउंड दे रहा है, पेट, नेट, ठीक है। लेट। इसी तरह से आई, पिन, टिन, ब्रिम। ये ई की साउंड दे रहा है, ओ। गॉट, स्लॉट, पॉट, ऑ की साउंड दे रहा है, ठीक है। यू दो तरह से साउंड करता है, ऊ भी करता है और अ भी करता है। पुट, कट, कप, ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक्स में वावल्स को लिया है, इसको मात्राओं की तरह कैसे यूज़ करते हैं मैंने आपको ये बताया है। और हम धीरे धीरे सेंटेंस बिल्डिंग में भी आएंगे। जो मैं अपने जो दो स्टूडेंट्स को लाइव ट्यूशन्स दे रही हूँ, मैं उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रही हूँ, जिस तरह से मैंने उनको पढ़ाया है उसी तरह से आपको पढ़ा रही हूँ। और वो बेसिकली दे आर वेल क्वालिफाइड गर्ल्स, लेकिन उनको बोलने में और कई शब्द हम, क्योंकि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, हम घर में तो हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको इंग्लिश नहीं आती। लेकिन बेसिक्स तो हमने पढ़ा है, 12th तक, ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, लेकिन हमको बहुत सी टेक्निकल पॉइंट्स नहीं पता है। कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो वो उस सब में मैं आपको ट्रेन करने वाली हूँ। और मैंने एक्चुअली में इस चीज़ के रिज़ल्ट्स देखे हैं कि वो लड़कियाँ इंग्लिश में बात करने लगी हैं। कहीं कुछ गलत लिखा होता है उसको करेक्ट करती हैं। कई बार मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया है कि वो अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उनका कहना है कि आप हमको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहे हो कि हमारा खुद से मन करता है कि हम 1 घंटा आपके साथ पढ़ने के बाद भी अपने आप को हालांकि वो लोग वर्किंग है, वेरी हेक्टिक स्केड्यूल्स हैं उनके, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती हैं कि कई बार वो थकी हुई होती है, मुझे उनको देख के तरस आता है। मैं बोलती हूँ कि नहीं तुम थके हुए, आज नहीं हम क्लास करेंगे। नहीं दीदी हमको पढ़ना है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसे लगता है कुछ मिसिंग है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि हमारी क्लासेस रोचक होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए, और जो कुछ भी जिस पैटर्न से मैं उनको पढ़ा रही हूँ उसी पैटर्न से आपको बता रही हूँ वीडियोस में, ताकि आप भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे। जब मैं आपको बेसिक ट्रेनिंग्स दे रही हूँ, लेकिन उसको अपने तरह से इम्प्लीमेंट करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपको मेरे को कॉपी नहीं करना। मैंने एक बार फिल्म एक्टर सनी देओल का इंटरव्यू सुना था। वो कहता कि जब मैं फिल्मों में आया था तो सब लोग मेरे पापा से कंपेयर करते थे। अब मेरे पापा वहाँ इंडस्ट्री में 50 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, तो मैं अभी नया हूँ, मैं तो उनका बच्चा ही हूँ। तो मेरा उनका क्या से मुकाबला कंपैरिजन हो सकता है। हाँ, मेरी बॉडी मूवमेंट, मेरे आवाज़ में, मेरा बोलने का तरीका, बहुत सी चीज़ें मेरे फादर से सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन आई कैन नॉट बी एज एक्सपीरियंस, एज नॉलेजेबल एज माई डैड। तो उसने बोला मैं पहले अपने पापा को कॉपी करने की कोशिश करता था, लेकिन एक पॉइंट पे आकर मुझे समझ में आया कि मेरा मुकाबला हर बार मेरे अपने आप से होना चाहिए। तो हर बार अपने परफॉर्मेंस को बेटर कैसे करना है ये आपको खुद तय करना है। ऐसा करने से आपके अपने डिसीजन मेकिंग, अपनी रियल लाइफ, अपनी खुद की लाइफ में, नॉट ओनली इंग्लिश, आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होएगी और आप ज़िंदगी में आगे और ज़्यादा
मुकम्मल तरीके से तरक्की कर सकेंगे अपनी खुद की ज़िंदगी में। तरक्की का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई पोस्ट आपकी ऑफ़िसर हो तो सुपर ऑफ़िसर बन जाओगे, नहीं। लेकिन अपने आप में हम जब हम कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ चीज़ हम अपने आप के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए करते हैं। जैसे कि बचपन में शायद हम जो शू पहनते थे वो बाटा शू कंपनी से शू लेते थे, लेकिन जब हम कमाने चलते हैं तो हम एक बेटर महंगा शूज़ पहनते हैं, खुद का ख़रीदा हुआ, शायद 200 रुपये का ख़रीदा हुआ शू, राइट। इसी तरह से हमारी तरक्की, हमारी खुद की तरक्की, ये शू आपने कोई ये शू आपको कोई वो अप्रेजल तो नहीं दिलवा देगा, लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेगा। इसी तरह से जब आप ये सब मेरी कही हुई टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो नॉट ओनली इन इंग्लिश, आप वर्सटाइल मतलब ऑल ओवर, हर तरीके से अपने आप को और ज़्यादा फुल ऑफ सिनर्जी पाएंगे और फुल ऑफ गुड वाइब्स आपको फील होंगी, अपने आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। तो मेरा कहना ये है कि मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रही हूँ, लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आप खुद तय कीजिए। आप चाहे अपने आसपास के कोई मैगज़ीन्स लीजिए, बुक्स लीजिए, जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट रखती है, या मे बी गो इनटू द गूगल एंड गो सम रीड सम लिटरेचर देयर। तो आप उससे अपने आप को, अपनी एनहांसमेंट, खुद आपको अपनी एनहांसमेंट, अपने आप को कैसे बढ़ाना है आगे इस लाइन में, वो आपको खुद तय करना है। मैं ट्यूटोरियल आपको ये नहीं दे रही हूँ कि यहाँ पर ए ऐसे लिखते हैं तो आप भी वैसे लिखो। मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ कि ऐसे ही लिखा जाता है, ये क्राइटेरिया है। अब आपके पास पूरी दुनिया है। जैसे कि बचपन में हमने साइकिल चलानी सपोज सीखते हैं, जब बेसिक्स जब सीखते, साइकिल चलानी सीखी तो पापा ने या भैया ने पीछे से पकड़ के हमको साइकिल चलानी सिखाई। पैडल मारो, धीरे धीरे पैडल मारो, थोड़ा और तेज़, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद जब हमको साइकिल नहीं चलाना आता तो हमको बताया जाता है कि पैडल मारो, अपने आप को बैलेंस करो, ऐसे करो, बिल्कुल परफेक्टली सिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद हम उसको जिगजैग, कभी मस्ती में खेलने के लिए जाते हैं तो उसको जिगजैग भी चलाते हैं, कभी हाथ छोड़ के भी चलाते हैं, कभी मस्ती में या शोर मचाते हुए भी सिखाते हैं। हालांकि ये ट्रैफिक रूल्स नहीं है, लेकिन मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे कॉलोनी में पार्क था तो हम ऐसे चलाते थे। मैंने खुद ये सब किया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि शुरू कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आप खुद तय कीजिए। आपको कैसे आगे इस लाइन में आगे कैसे बढ़ना है, आपको इंग्लिश कैसे अपनी स्किल्स बेटर करनी है, वो आपको खुद तय करना है। जब आप खुद तय करेंगे, आपकी अपनी डिसिसिव पावर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ओके। और आपको अपने अस्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में अपने आप ग्रूमिंग यानी कि बदलाव, बेटरमेंट दिखने लग जाएगी, ठीक है। चलो अब हम एक बचपन की किताब, पहले ये छोटी सी किताब आती थी, आजकल ये इस फॉर्म में मिलने लग गई है। हमने चंपक लेके आए थे। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला है कि हमको हमेशा ऐसी चीज़ें पढ़नी है जिसको हमें पढ़ने में मज़ा आए, हमको ऐसी चीज़ें पढ़नी है। तो उन्होंने ये चंपक बुक लेके आए और चलो हम एक स्टोरी छोटी सी पढ़ते हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट द पिजन्स नेस्ट। ओके, पिजन्स नेस्ट पिजन क्या होता है? कबूतर। नेस्ट क्या होता है? वो क्या बोलते हैं उसको, नेस्ट को मुझे भूल गया घोंसला। ओके, सो द स्कूल वेकेशन वॉज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। The school's vacation was almost coming to an end. Kizu used to play in the park with his friends in the morning, and then at home he would get bored and eagerly wait to play again in the evening. At 6 p.m. all the children reached the park to play again. यानी कि स्कूल की वेकेशंस, स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो रही थी, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। कीजू नाम का बच्चा यूज़ टू प्ले इन द पार्क में खेला करता था अपने फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग में, एंड देन एट होम, और फिर शाम को हम घर पे, ही वुड गेट बोर्ड एंड ईगरली वेट टू प्ले अगेन इन द इवनिंग। इस तरह से वो शाम को 6 बजे खेलने के लिए फिर से बहुत ईगरली वेट किया करता था, और ताकि 6 बजे सारे बच्चे पार्क में आकर फिर से खेला करते थे, यानी कि सुबह भी खेलता था और शाम को भी खेलता था। There was a huge neem tree in the park. Its trunk became a wicket and they would bowl in front of it.
एक बहुत बड़ी ह्यूज सा नीम का ट्री था पार्क में, जिसके अंदर पार्क के अंदर उसकी ट्रंक यानी कि तना, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, इट्स ट्रंक बिकेम अ विकेट। उन्होंने क्या किया, विकेट के ऊपर, ये देखो विकेट के ऊपर क्या बना दी, और ट्रंक के ऊपर, तने के ऊपर विकेट बना दी, और आगे बैट। ऐसे हम भी करते थे ना बचपन में ऐसे। आजकल के बच्चे तो खाली वो अपने लैपटॉप्स और आईपॉड्स और इन चीज़ों में लगे हुए हैं। ये ऐसा बचपन तो हम लोगों ने ही देखा है। वी आर लकी ऑन दैट। ओके, सो वन डे Kizu was batting and his friend Monty bowled very fast. The ball hit Kizu's bat and bounced up, and then a bird's nest fell to the ground. Kizu बहुत तेज़ बैटिंग कर रहा था एक दिन, और उसके फ्रेंड ने ज़ोर से बॉल मारी, और किजू ने बैट से उसको ज़ोर से बाउंस किया, और बॉल जाकर कहाँ लगी, पेड़ के तने पर। पेड़ के तने पर क्या था, नेस्ट था। नेस्ट यानी कि घोंसला। अच्छा, आज हम थोड़े से वर्ड मीनिंग्स भी करेंगे। देयर वॉज अ बेबी पिजन इन इट। इट वॉज सो स्मॉल टू इट कुड नॉट इवन फ्लाई। पिजन, वो घोंसला जब नीचे गिरा, उसके अंदर क्या था, एक छोटा बेबी पिजन था, और वो इतना छोटा था कि वो बेचारा उड़ भी नहीं पा रहा था। इट लुक्ड लाइक इट हैड जस्ट हैच्ड। हैच यानी कि जब एग में से बेबी निकल के आता है, उस प्रोसेस को हैच बोलते हैं। ओके, तो उस टाइम पे वो हैच हुआ, अभी अभी जैसे एग टूटता है और बेबी बाहर निकल के आता है, ऐसा अभी अभी निकल के आया था। Luckily the nest fell so that the baby pigeon was not hurt. अच्छा हुआ कि घोंसला एज इट इज़ नीचे गिर गया, नहीं तो वो बेबी पिजन के ऊपर बॉल लग जाती और उसको चोट लग सकती थी। अच्छा हुआ कि घोंसला नीचे गिरा और अंडा टूटा और उसमें से बेबी निकल के आ गया। ये देखो, ठीक है। The children took pity on it. Everyone wanted to put the nest back on the tree, but it was very tall. अब बच्चों को उस बेबी पिजन को देखकर बहुत तरस आया, बहुत दया आई, और उनको ऐसे लगा कि ये किसी तरह से हम इस घोंसले को ऊपर वापस पेड़ पे स्थापित कर दें। उनको बहुत ख़राब लगा कि बच्चे तो बहुत कोमल हृदय होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चों के अंदर ही ये सोच होती है कि कोई चीज़ को चोट लगे तो उसको ठीक उसका दर्द महसूस कर पाते। सो दे कुड नॉट लीव द बेबी पिजन ऑन द ग्राउंड ईदर, एज मैनी cats and dogs roamed the park. The children could not stay for long as it was getting dark. अब बच्चे जो थे वो रात को पार्क में रुक तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इस नेस्ट को ऐसे ही छोड़ जाएंगे तो यहाँ पे तो वो कुत्ते बिल्लियाँ घूम रहे हैं पार्क में, तो बच्चे को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब क्या करें, हमको तो घर भी जाना है। So Kizu wished he knew how to climb the tree. Then he noticed that the house opposite the park was being painted. If they could get a ladder from there, they would be able to climb and keep the nest back. उन्होंने, किजू ने क्या सोचा, किजू विश्ड ही न्यू हाउ टू क्लाइंब। किजू ने ऐसा विश किया, उसने ऐसा चाहा कि काश मैं मुझे पेड़ पे चढ़ना आता तो मैं ऊपर चढ़कर इस घोंसले को वापस पेड़ के ऊपर रख देता। लेकिन उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो उसने देखा कि पास में एक घर पे पेंटिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? पेंटिंग। ओके, ही टोल्ड, मैं अंडरलाइन, मेरे अभी अभी दिमाग में आया, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कुछ वर्ड्स को, जिनको हम बाद में उसको इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग करेंगे। और भी मैंने मिस कर दिया, लेकिन इस चीज़ को हम आगे फॉलो करेंगे, वर्ड्स को, जो हमें लगेगा कि ऐसा ये वर्ड है जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, आगे से ये चीज़ करेंगे। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स हिज आइडिया, but they all said auntie will never give us the ladder. Remember we broke her car windscreen with the ball.
ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड्स को आइडिया बताया कि पास में जो मकान है वहाँ पर पेंट हो रहा है, पेंट पॉलिश हो रही है, तो वहाँ पर लैडर यानी कि जो लकड़ी की सीढ़ी होती है, ये वाली लकड़ी की सीढ़ी, ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि लकड़ी की सीढ़ी है वहाँ पर, तो वो हम ले आते हैं, उस बच्चे ने सोचा। लेकिन वो बाकी के बच्चे कहते हैं कि आंटी जिन आंटी के घर में पेंट पॉलिश हो रहा है वो हमें कभी भी ये लैडर नहीं देगी, क्योंकि आपको याद है कि उन्होंने वो एक दिन कार में उनकी कार के विंड स्क्रीन के ऊपर हमारी बॉल लग गई थी और उनका सारा विंड स्क्रीन कार का टूट गया था, तो वो हमसे नाराज़ हैं, तो वो कभी भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। किजू रिप्लाइड, यीशु ने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया, ओके। किजू रिप्लाइड, आप लिख सकते हैं इस शब्द को अपने पास, रिप्लाइड और जवाब दिया। येस दैट वाज आवर फॉल्ट, हाँ वो हमारी गलती थी। वी वर प्लेइंग क्रिकेट बट शी मे हेल्प, हमने गलती ज़रूर करी थी, लेकिन हम उस टाइम क्रिकेट खेल रहे थे, हो गई गलती, लेकिन हो सकता है कि हमारी कोशिश करने से वो हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। किजू एंड मॉन्टी वेंट ओवर एंड रैंग द डोर बेल, किजू और मॉन्टी वहाँ पर गए और उन्होंने आंटी के घर की डोर बेल रिंग कर दी। आंटी वॉज फ्यूमिंग विद एंगर, आंटी को फ्यूम करना मतलब जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। कई बार कहते हैं, जैसे मेरे को याद है मैं ऑफ़िस में परफ्यूम बहुत लगाने के शौकीन थी, तो मेरे एक बार कलीग ने, मैं एक बार ऑफ़िस में एंटर कर रही थी, जब मैंने नई फर्स्ट जॉब करी थी, तो मैं अभी एंटर ही कर रही थी, तो दूसरे रूम में एक मेरे कलीग काम करते, तो एकदम उन्होंने, जैसे ही मैं सुबह एंटर करी, उन्होंने मेरे को इंटरकॉम किया, मैम यू हैव कम, आई सेड यस, तो ही सेज कि, मैंने कहा यस बताओ सर कोई काम है, तो उन्होंने कहा नहीं, हंसने लग गए, तो मैंने कहा ओके सर आपको कैसे पता लगा कि मैं आ गई, तो ही सेज यू आर फ्यूमिंग विद द परफ्यूम डियर तो मतलब इसका मतलब किसी भी चीज़ की कोई भी खुशबू हो या कोई भी गुस्से की जो वाइब्रेशंस या धारा, उसकी तरंग हम तक बहुत तेज़ से पहुंचती है, उसको बोलते हैं फ्यूम करना, ठीक है। सो यू आर फ्यूमिंग, आंटी वॉज फ्यूमिंग विद द एंगर, कहाँ पे थे हम, ओके। आंटी वॉज फ्यूमिंग विद द एंगर, बहुत तेज़ उनको गुस्सा आया था। बट व्हेन मॉन्टी टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम शी सॉफ्टन्ड, अब है तो वो आंटी, लेडीज़ हमेशा दिल से थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, तो उनको एकदम से तरस आ गया जब उन्होंने सुना कि ऐसे छोटे बेबी जो है वो ऐसे गिरा हुआ है, ऐसे ये बच्चे हेल्प करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा दिल सॉफ्ट हो गया और उनको तरस आ गया। आंटी आस्क्ड वन ऑफ हर पेंटर्स टू टेक द लैडर टू द पार्क एंड प्लेस द नेस्ट ऑन अ ट्री ब्रांच, आंटी ने, जो आंटी के घर में पेंट पॉलिश करने आया हुआ था, आंटी ने उसको बोला, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, ऊपर चढ़ेंगे गिर विर सकते हैं, तो आंटी ने वो पेंट पॉलिश करने वाले बंदे को बोला कि तुम जाओ लैडर ले जाओ और वो जो नेस्ट है उसको दोबारा से पेड़ के ऊपर स्थापित करके आई। ये देखिए, ये है ना, ये बच्चे नीचे, आंटी भी नीचे, सब, तो उन्होंने वापस लगा दिया, राइट। चलो, द पेंटर पिक्ड अप द लैडर हरिडली, पेंटर ने फटाफट लैडर उठाई और एंड टुक इट टू द पार्क, और फटाफट पार्क की तरफ ले गया, एंड रेस्टेड इट अगेन द नीम ट्री, और अगेंस्ट द नीम ट्री, और उसको नीम ट्री के ऑपोजिट खड़ा किया, रेस्ट मतलब लगा दिया, और ही टुक द नेस्ट इन हिज हैंड, क्लाइम्ड द ट्री एंड देन प्लेस्ड इट ऑन अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच, क्लाइम करना, सीढ़ी चढ़ने को क्लाइम करना, पेड़ चढ़ने को क्लाइम करना, ऊपर चढ़ना जिसको बोलते हैं, दैट इज़ क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, क्लाइंबिंग अप द ट्री, क्लाइंबिंग अप द रोप, इस तरह से। ही टुक द नेस्ट इन हिज हैंड, क्लाइंब द ट्री एंड देन प्लेस्ड इट ऑन अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच, उसने जो वहाँ की जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग ब्रांच थी उसके ऊपर उसने रख दिया। द चिल्ड्रन वर डिलाइटेड and thanked Auntie and the painter as well. Auntie smiled and said, "Children, you saved the mother of the baby pigeon from worry, but now you must go home as your mothers will be waiting for you too." तो आंटी ने, सारे बच्चे बहुत खुश हुए कि हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया,
और अच्छा काम किया है। पेंटर भी बहुत खुश हुआ, आंटी भी बहुत खुश हुई और आंटी ने बहुत एक सेटिस्फैक्ट्री स्माइल के साथ बच्चों को बोला कि अच्छा काम किया तुमने, जो मदर बेबी है, ये मदर बर्ड है, मदर पिजन है, उसको चिंता करने से मुक्त कर दिया, ताकि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांच के ऊपर रख दिया तो नेस्ट हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। इस बात से तुमने उसको टेंशन फ्री कर दिया, इसके लिए वेरी गुड। और अब तुम्हारी भी मदर्स घर पे वेट कर रही होंगी, शाम हो रही है, तुम अपने घर जाएं। द चिल्ड्रन स्माइल्ड एंड वेंट होम। तो बच्चे खुश हुए और वो वापस अपने अपने घरों में चले गए। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा ऐसा लिटरेचर अभी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे जिसके अंदर पिक्चर्स दी गई हैं, ताकि हमें समझ में आए कि ये हो क्या रहा है, व्हाट द स्टोरी इज़ लाइक। मैंने अपनी फ्रेंड्स से जो जिनको मैं पढ़ाती हूँ उनसे बात करी, वो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लाकर अपने पास रखी हुई हैं। बहुत सारी बुक्स हैं इनके पास, गुड वाइब्स, गुड लाइफ, ये मेरे को बेस्ट फेवरेट पसंद आई, इकिगाई, ये बुक्स इन्होंने ला के रखी हुई हैं पढ़ने के लिए। इन्होंने पढ़ी भी हैं लेकिन वर्ड टू वर्ड पढ़े जा रहे हैं। लेकिन जब उनको वो चैप्टर्स मैंने पढ़ के उसकी स्टोरी को नरेट करके एग्जाम्पल्स के साथ बताया, तब उन्होंने फील किया कि दीदी ये तो हम खुद भी पढ़ रहे थे, हम पढ़े जा रहे थे, वर्ड टू वर्ड हमें मीनिंग समझ में आ रहे हैं, लेकिन स्टोरी नहीं समझ में आ रही कि क्या है, ये आप हमें बता पा रहे हो तो हमें समझ में आ रही है। तो मैंने हंसते हुए बोला कि जैसे वो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया कि दीदी आप मेरे गुरु हो। मैंने कहा गुरु तो बहुत बड़ी चीज़ होता है, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझे इतना बड़ा ओहदा मत दो। बट हाँ, ये बात सही है, मेरे गुरुदेव जी की बुक में उनकी जो आरती लिखी हुई है उसमें भी लिखा हुआ है, गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि यतन कीजिए। यानी कि कोई भी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है हमको हम पढ़ सकते हैं, हमने बेसिक इंग्लिश पढ़ी है, हम वर्ड टू वर्ड पढ़ लेंगे, लेकिन उस चीज़ को समझ पाने के लिए हमको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, टीचर, गाइड। या जैसे हम वृंदावन जाते हैं, पुराना किला, लाल किला जाते हैं, हम खुद भी देख के आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर दीवारें हैं, छत है, लेकिन जब हमें गाइड बताता है कि यहाँ पर सोना लगा हुआ था, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर वैसे था, तो उस चीज़ की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है और हमारे नॉलेज में एनहांसमेंट होती है, राइट। इसी तरह से बुक्स हैं, कोई भी चीज़ है, जब हमारे साथ कोई हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है कि जिसने ऑलरेडी इस सिचुएशन को हैंडल अपनी लाइफ में किया हो, जब हम वो व्यक्ति हमें बताता है कि देखो मैंने इस चीज़ को ऐसे हैंडल किया था, शायद तुम भी इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, तुम सेम मेरी तरह नहीं कर सकते लेकिन तुम अपनी तरह से कर सकते हो। तो इस चीज़ से हमें बहुत सारी इनकरेजमेंट्स मिलती हैं, बहुत सारी इन्हांसमेंट मिलती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर योर क्लास। और अच्छी थैंक यू जो आप मेरे को फीडबैक्स दे रहे हैं और सब्सक्राइब करे जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। It is giving me encouragement too. और one of my friend here, she's a psychologist doctor here. तो उन्होंने जब मेरे को पढ़ाते हुए देखा तो उन्होंने बोला कि आप अपने स्टूडेंट्स से इनपुट क्यों लेते हो, कि मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम आज क्या पढ़ना चाहते हो, तुम्हें क्या मज़ा आ रहा है, तुम बताओ आज पढ़ना है, लिखना है, क्या करना है। सो शी सेज़ कि नहीं, आप खुद डिसाइड किया करो कि आज का सिलेबस क्या है। तो मैंने कहा ये तो फिर वही फॉर्मेट हो जाएगा, स्टीरियोटाइप जो आज तक का चलन चला आ रहा है कि मैं डिसाइड करूँगा और तुम सबको फॉलो करना है। नहीं, आपकी भी इक्वली इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आप थोड़ा सा अपने इनपुट दो, आप अपने आइडियाज़ दो मुझे कि मुझे हमको ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, हमको कुछ ऐसा ट्राई करके बताओ, ऐसा बताओ, या अपने क्वेश्चंस डालो। तो उससे मेरे ये स्टडीज़ हमारी और भी इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग डे बाय डे होती जाएंगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द encouragement you all are giving to me, and please keep me subscribed and comments and likes so that मैं एवरी डे आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते जाऊं और हम मिलकर एज अ टीम वर्क आगे ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में और एक दूसरे की ज़िंदगी में गुड शाइन ला सकें, हैप्पी लाइफ ला सकें और बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्हांसमेंट्स ला सकें। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। और अब नेक्स्ट क्लास कल लेंगे, उसके अंदर हम ये थोड़ा सा वर्ड मेकिंग करेंगे, थोड़े सेंटेंस बिल्डिंग करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू मेक यू रीड a little bit of this Ikigai book and this Good Vibes Good Life। बहुत अच्छी बुक्स हैं दोनों की दोनों। इसमें जैसा कि इनके नाम में ही लिखा है, Ikigai is a Japanese book
जापानीज़ ऑथर्स की लिखी कलेक्शन है। बहुत सारे ऑथर्स ने मिलकर इसको अलग अलग स्टोरीज़ बनाया हुआ है, अलग अलग चैप्टर्स बनाया हुआ है। इट इज़ अबाउट इकिगाई इज़ अ जापानीज़ वर्ड विच मीन्स खुशी की तलाश। तो ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बुक है। और ये है गुड वाइब्स गुड लाइफ। इसके नाम से ही जाहिर है, बाय वेक्स किंग, इसके नाम से ही जाहिर है कि दिस बुक टॉक्स अबाउट गुड वाइब्रेशंस, कि हम अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा कैसे रखें, और खुशनुमा माहौल रखने से के साथ साथ हम अपनी लाइफ में खुशियाँ कैसे लेके आएँ। तो चलो मिलकर एक कोशिश करते हैं। मुझे भी खुशियों की बहुत सारी तलाश है, मिलकर एक कोशिश करते हैं। और चलो इस यात्रा को, जैसे कि कहते हैं लाइफ इज़ अ जर्नी, सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग जर्नी। और धीरे धीरे चलकर हम अपनी जिस जीवन यात्रा को एक खुशनुमा जीवन लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं वे ऑफ लिविंग, उसको हम और ब्यूटीफुल और हैप्पीनेस से आज केजरीवाल जी ने हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा एक सेमिनार रखवाया है। मैंने वो देखा, फेसबुक पर मेरे पास आया था। बहुत अच्छा हैप्पीनेस क्लास का सेमिनार था, बहुत ब्यूटीफुल गया। तो चलो हम भी इस केजरीवाल जी की से इंस्पिरेशन लेकर हम भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हमको आपस में लड़ना नहीं है। ये पॉलिटिशियंस बिल्कुल बुद्धू हैं जो एक दूसरे को बुरा बुरा कहते हैं। हमको किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। हमको अपने आप में बेटरमेंट लानी है, अपनी खुशी लानी है। ये नहीं कहना कि वो बुरा है, उसने ऐसे किया, हमने ये करना है कि हम इस सब में से अच्छा क्या निकाल पाते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव गुड डे, गुड टाइम्स, सी या, बाय।